मैं निशा पुंगारी, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, एबीएम कॉलेज, जमशेदपुर। आज मैं राज्यों की मान्यता पर चर्चा करने वाली हूँ। किसी भी राज्य के लिए 4 आवश्यक तत्व होते हैं: भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। लेकिन वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय कानून के दृष्टिकोण से मान्यता को 5वें तत्व के रूप में देखा जा रहा है। मान्यता का अर्थ होता है एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार करना। मान्यता के निम्नलिखित आधार होते हैं। पहला, कि वह नया राज्य राजनीतिक रूप से संगठित हो और वह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो, अर्थात किसी भी बाहरी सत्ता या देश के नियंत्रण में या अधीन में ना हो। दूसरा, उसमें राजनीतिक स्थिरता और सुदृढ़ता हो, अर्थात उसका अपना प्रादेशिक क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए और यह नियंत्रण स्थायी रूप से होना चाहिए। तीसरा, उसमें अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का पालन करने की इच्छा, योग्यता और क्षमता होनी चाहिए। मान्यता के सिद्धांत। मान्यता के 2 प्रकार के सिद्धांत हैं। पहला है निर्माणात्मक सिद्धांत और दूसरा है घोषणात्मक या प्रमाणात्मक सिद्धांत। पहला, निर्माणात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मान्यता देने के बाद ही किसी राज्य का जन्म होता है। इसके बिना ना तो उसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सत्ता होती है और ना ही वह अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय होता है। इसके समर्थक हैं हीगल, हॉलैंड, ओपेनहीम, जेलिनेक आदि। लेकिन आलोचकों का कहना है कि प्रायः नए राज्य को कुछ राज्य मान्यता देते हैं और कुछ राज्य मान्यता नहीं देते हैं। जैसे साम्यवादी चीन और इजराइल को बहुत से देशों ने बहुत समय तक मान्यता नहीं दी, फिर भी राज्य का निर्माण हो गया। इस संबंध में डॉक्टर रॉस का कहना है कि यदि किसी क्षेत्र में स्थिर सरकार हो तो यह मान्यता देने के लिए पर्याप्त है और उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का विषय समझा जाना चाहिए। दूसरा, सभी राष्ट्र एक साथ किसी राज्य को मान्यता नहीं देते हैं। कुछ राज्य उस नई इकाई को पहले मान्यता दे देते हैं और कुछ राज्य उस इकाई को मान्यता नहीं प्रदान करते हैं। इस प्रकार जिन राज्यों ने उस नई इकाई को मान्यता दे दिया है उनके लिए वह राज्य है, लेकिन जिन राज्यों ने उस नई इकाई को मान्यता प्रदान नहीं किया है उसके लिए वह राज्य के रूप में कोई अस्तित्व नहीं रखता। तीसरा, आलोचकों का यह भी कहना है कि यदि मान्यता देने से ही किसी राज्य को अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व मिलता है तो फिर प्रथम राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, उसे किसने मान्यता प्रदान की। दूसरा सिद्धांत है घोषणात्मक या प्रमाणात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मान्यता के द्वारा किसी राज्य का जन्म नहीं होता, बल्कि यह पहले से स्थित राज्य को अपनी स्वीकृति प्रदान करती है। इस सिद्धांत के समर्थक हैं हॉल, पिट कॉबेट, फिशर, ब्रियरली आदि। इस प्रकार हम देखते हैं कि मान्यता के दोनों सिद्धांत एक दूसरे के प्रतिकूल हैं, लेकिन दोनों सिद्धांतों में सत्यता है। इसलिए लॉटरपैक्ट का कहना है कि यदि कोई नया राज्य होने की आवश्यक शर्तों को पूरा करता है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के राज्यों का यह कर्तव्य है कि वह उस नए राज्य को अपनी मान्यता प्रदान करे। हालांकि मान्यता देते समय सभी राज्य अपने राजनीतिक स्वार्थ के दृष्टिकोण से विचार करते हैं। मान्यता के प्रकार। मान्यता का पहला प्रकार है ध्वनित और स्पष्ट मान्यता। जब कोई राज्य राजनीतिक कारणों से किसी दूसरे राज्य को या दूसरे नए राज्य को मान्यता प्रदान नहीं करता, लेकिन इस प्रकार का व्यवहार करता है जैसे कि उसने उसकी राजनीतिक सत्ता को स्वीकार कर लिया है, जैसे उस नए राज्य के साथ द्विपक्षीय संधियां करना, वाणिज्य दूतों का आदान प्रदान, नए राज्य के झंडे को स्वीकार करना, उस नए राज्य के प्रधान अधिकारी के साथ बातचीत, विचार विमर्श करना आदि, तो इसे ध्वनित मान्यता कहते हैं।
जबकि स्पष्ट मान्यता में किसी राज्य के द्वारा नए राज्य के अस्तित्व को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया जाता है और उसे मान्यता प्रदान की जाती है। दूसरा प्रकार है एकाकी और सामूहिक मान्यता। जब कोई राज्य नए राज्य को व्यक्तिगत रूप से उसकी राजनीतिक सत्ता को स्वीकार कर लेता है तो इसे एकाकी मान्यता कहते हैं। वहीं जब बहुत से राज्य किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक साथ अनेक राज्यों को मान्यता प्रदान करते हैं तो इसे सामूहिक मान्यता कहा जाता है। तीसरा है अतिक्षिप्र मान्यता। जब किसी राज्य में क्रांति होने के कारण उसका कोई भाग अलग हो जाता है और अपनी स्वतंत्र सरकार बनाने की घोषणा करता है और इस समय जल्दबाजी में उस नए भाग को, जो वो पूर्व राज्य से अलग हुआ है, उस नए भाग को मान्यता दे दी जाती है तो इसे अतिक्षिप्र मान्यता कहते हैं। और इसे पूर्व की सरकार या पूर्व का राज्य जिससे वो भाग अलग हुआ है वह इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप मानती है। चौथा प्रकार है वास्तविक एवं कानूनी मान्यता। यह सबसे इम्पॉर्टेंट भाग है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह अक्सर पूछा जाता है कि वास्तविक और कानूनी मान्यता में क्या अंतर है। वास्तविक मान्यता यह एक अस्थायी मान्यता होती है। यह वास्तविक तो होती है लेकिन कानून के अनुसार नहीं होती है और इसे कभी भी वापस लिया जा सकता है। इसे हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे अफ़गानिस्तान की वैध सरकार को हटाकर तालिबानी सरकार ने अपना शासन कायम किया और जल्दबाजी में पाकिस्तान ने उसे अपनी वास्तविक मान्यता प्रदान की, लेकिन राजनीतिक दबाव में आकर कुछ समय बाद ही पाकिस्तान को अपनी मान्यता लेनी पड़ी। इस प्रकार यहाँ हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने जो तालिबानी सरकार को अपनी मान्यता दी थी वह अस्थायी थी, टेम्पररी थी। वह वहाँ पर अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार थी, यह सच है, लेकिन वह कानून के अनुसार नहीं थी। तीसरा कि पाकिस्तान ने उसको अपनी मान्यता दी और बाद में उसे वापस ले ली, यानी वास्तविक मान्यता को कभी भी वापस लिया जा सकता है। साथ ही इसमें यह भी देखा जाता है कि जो वहाँ विद्यमान सरकार है वह पूर्ण रूप से स्थिर है या नहीं, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का या अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का पालन करना चाहती है या नहीं। यहाँ अफ़गानिस्तान के केस में हम लोगों ने देखा कि वहाँ जो तालिबानी सरकार थी उसका अपने प्रादेशिक क्षेत्र में नियंत्रण था, लेकिन वह पूर्ण रूप से स्थिर नहीं थी और न ही वह अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का पालन करना चाह रही थी या कहें पालन नहीं करना चाहती थी। तो इस प्रकार वास्तविक मान्यता में जो मान्यता होती है वह टेम्पररी होती है, उसे कभी भी वापस लिया जा सकता है। यह वास्तविक तो होती है लेकिन कानून के अनुसार नहीं होती है और वास्तविक मान्यता देते समय राज्य के स्थायित्व की समीक्षा की जाती है। वहीं कानूनी मान्यता स्थायी होती है, अगर एक बार इसे दे दिया जाए तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। साथ ही ये कानून के अनुसार होती है और कानूनी मान्यता उसी राज्य को दिया जाता है जहाँ पर स्थायित्व होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का पालन करती है, जिस सरकार को जनता का समर्थन प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मान्यता है उसका कोई नपातुला सिद्धांत नहीं है। यह एक राजनीतिक मसला है और बहुत कुछ समय और परिस्थिति पर भी निर्भर करती है। धन्यवाद।